हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष भावा एंड आई एम हियर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में हम सभी चैप्टर्स के कंसेप्चुअल पार्ट को कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने मैकमिलियन बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे उसकी एक मैराथन करी थी, जिसमें हमने मैकमिलियन बुक के सभी आपके एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज को ख़त्म किया था। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने सभी के सभी चैप्टर्स को एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे एंड विच विल हेल्प यू इन योर CIB एग्जामिनेशंस। So let's start with the session. But before starting to the session, I would request all of you to please subscribe to this channel JIB CIB Prep for all the upcoming content related to these examinations. Also, please join this Telegram group using this QR code for all the updates, PDF and link related to the sessions. Now, let's start with the session. तो सबसे पहले हमारे पास MCQ आ रहा है, वो है select whether the given statement is true or false. Statistical methods can't be applied for individual values of the observations. क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो हम इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए नहीं लगा सकते। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। अब ऐसा क्यों? हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम डेटा पढ़ रहे थे कि दो टाइप की सीरीज होती हैं। पहली होती है आपकी कौन सी? अनग्रुप्ड डेटा। दूसरा होता है आपका ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में आपके पास दो टाइप होते हैं, पहला होता है डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा होता है, अनग्रुप्ड डेटा में हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज ही तो होती हैं। किस तरीके से होती हैं? 3, 4, 2, 9, 11, 17 एंड फिर हमने इसका मीन मीडियन मोड निकालना भी सीखा था। तो इस टाइप के डेटा को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल वैल्यूज कहते हैं। एंड इनमें भी तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं। हेंस जो आपका ये स्टेटमेंट गिवन था कि स्टैटिस्टिकल मेथड आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। जब हमने सबसे पहला अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया था उस लेक्चर में हमने सबसे पहले यही चीज सीखी थी कि हमारी स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स था। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी? स्टैटिस्टिक्स की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बैंकिंग? बैंकिंग में आपकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की? टू हेल्प इन डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट। जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो तो RBI डिसाइड करके देता है, तो ये तो आपका गलत आंसर हो गया। टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, यही है आपका करेक्ट आंसर। टू प्रिडिक्ट स्टॉक ट्रेंड्स, ये तो ट्रेडर्स के लिए होता है, बैंक के लिए होता ही नहीं है। टू मेंटेन बैंक रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स के लिए स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती। बैंक रिकॉर्ड के लिए जो आपकी इंपॉर्टेंस होती है वो होती है अकाउंटेंसी की, इसलिए ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इन बैंकिंग? अगर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं बैंकिंग में तो क्या आपका एक लिमिटेशन है? इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट्स एवरी टाइम। तो ये तो आपका लिमिटेशन नहीं हुआ, ये तो आपका एक एडवांटेज हुआ। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। इट डज नॉट कंसिडर द सब्जेक्टिव जजमेंट्स ऑफ बैंकर, यही है आपका करेक्ट आंसर। जो सब्जेक्टिव जजमेंट एक बैंकर लेता है स्टैटिस्टिकल जो है उसे कंसिडर नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डील विद ओनली क्वांटिटेटिव डेटा और जो जजमेंट है वो तो एक क्वालिटी है किसी बैंकर की। इसलिए ये जब क्वांटिटेटिव डेटा से ही डील करता है, क्वालिटेटिव डेटा से डील ही नहीं करता, इसलिए ये उसे कंसिडर नहीं करेगा। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन? डेटा कलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा नहीं। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, यस। जब सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी को, उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट एंड हमारा एनालाइज होता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर। तो इसे हम मार्क कर देते हैं। ओके। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपसे क्या कह रहा है विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व्स गैदरिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पोंडेंट? अगर हम रिस्पोंडेंट के पास डायरेक्टली जा रहे हैं, लेट सपोज हमारे पास क्या है 100 पीपल हैं,
हम उनसे डायरेक्टली डेटा चाहते हैं, तो कौन से मेथड से हम इनसे डायरेक्टली जाके बात करेंगे एंड डेटा कलेक्ट करेंगे? ऑब्जर्वेशन में तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं पूरी पॉपुलेशन को, किसी से जाके बात नहीं करते। एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपका इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पे आपके सैम्पलिंग मेथड्स लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, सर्वे, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि सर्वे ही एक ऐसा मेथड होता है जहां पे आप सर्वेयर जाता है, जिसे आपका डेटा चाहिए वो जाता है किसके पास? रिस्पोंडेंट के पास, और उससे डेटा लेता है एंड उस डेटा को हुई अक्यूमुलेट करता है। सिमुलेशन में भी हम एक तरीके का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी से हम मैथमेटिकल अपना एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं, तो इसलिए सिमुलेशन भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन इन स्टैटिस्टिक्स? हम डेटा क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो टू एनालाइज द रॉ डेटा, गलत। एनालाइज तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हमें डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्लासीफाई करना है। टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज, यही आपका करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा? तो क्वालिटेटिव डेटा जो है आपका, वो कौन सा एग्जाम्पल है? इंटरेस्ट रेट परसेंटेज, ये तो आपका क्वांटिटी में होता है, तो इसे आप नहीं कह सकते। लोन रिपेमेंट पीरियड, ये भी आपके नंबर्स में होता है। ट्रांजैक्शन अमाउंट, ये भी आपके नंबर्स में होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग, गुड, एवरेज, पुअर, तो ये आपका है क्या? क्वालिटेटिव डेटा। कि गुड ये भी एक क्वालिटी है, एवरेज भी क्वालिटी है और पुअर भी क्वालिटी है। अगर यहाँ पे लिखा होता कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग 1 to 5, 1 to 5 का एक स्केल होता कि कस्टमर हमें किस पे रेटिंग दे सकते हैं, तब ये एक क्वांटिटेटिव डेटा बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या है? आपका क्वालिटेटिव डेटा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी डेटा इन स्टैटिस्टिक्स? सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो हम डेटा किसी पर्सन ने ऑलरेडी कलेक्ट किया था, उसे हम अपनी स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी डेटा। इट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट, नहीं, ये तो हम किसी और का डेटा कलेक्ट किया हुआ यूज कर रहे हैं। इट इज द डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस, यस, ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट। किसी और ने डेटा कलेक्ट किया होता है बट हम उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अब, व्हाट डज द टर्म टैबुलेशन मीन इन स्टैटिस्टिक्स? जो आपकी टर्म है टैबुलेशन, ये क्या कह रही है स्टैटिस्टिक्स में? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एवरेजेस, नहीं। द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबल्स, यस, टैबुलेशन में हम डेटा को टेबल्स में लगाते हैं, जहां पे जनरली एक साइड आपका क्या होता है? वेरिएबल, एंड दूसरी साइड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन? जो हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या होती है? इट मेक्स डेटा मोर मीनिंगफुल, ये तो गलत है। ये तो हमारे लिए क्या है? एक एडवांटेज है कि डेटा ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, ये तो आपका पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि हमारा हमेशा सुटेबल ज्यादा होता है लार्ज डेटा सेट के लिए। अगर हमारे पास 1 लाख लोगों का डेटा है, अगर हम उसे क्लासीफाई कर दे 10 10 10 हज़ार के ग्रुप में, तो वो तो हमारे लिए ज्यादा ईजी हो गया ना उसे स्टडी करना। तो ये तो हमें सूटेबल करता है, तो ये तो हमारा जो है स्टेटमेंट ही गलत है। इट मे ओवर सिंप्लीफाई डेटा बाय ग्रुपिंग इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, यही है आपका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर ये ओवर सिंप्लीफाई कर देगा डेटा को, तो जो डेटा की रॉ फॉर्म है, जो डेटा का ओरिजिनल क्वालिटी है, वही हमारी सेपरेट हो जाएगी। लेट सपोज मैं आपसे बात करूं कि एक है हमारा मीन, अगर हम डेटा को इस तरीके से लिखते हैं 7 8 9 10, इस तरीके से हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन हैं एग्जाम्पल के लिए, उसका मीन आ रहा है 50। अब मैंने क्या किया? उसे क्लास इंटरवल में डाल दिया, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30। उसके बाद मैंने कहा आप मीन निकालिए, और उसका मीन आ गया 32 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा मीन ही गलत आ गया। क्यों? क्योंकि हमने डेटा को ज्यादा ही क्लासिफाई कर दिया। ज्यादा क्लासिफाई करने की वजह से क्या हुआ? जो डेटा का ओरिजिनल फॉर्म था वो लूज हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है? एक साइड आपकी एक्स होता है, फिर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 20 30। फ्रीक्वेंसी लेट सपोज है 7 to 1। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं? पहले यहाँ तक की जितनी डेटा होती हैं, 20 तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको ऐड करते हैं, तो 7 + 2 कितना होता है? 9। उसके बाद 30 तक की जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी उन्हें ऐड करेंगे, 7 + 2 + 1 कितना होता है? 10। तो इसके पीछे का मेन पर्पस क्या होता है?
टू रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली, नहीं। टू शो द टोटल फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेटेड अप टू द पॉइंट, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम क्या करना चाहते हैं, जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है एक सर्टेन पॉइंट तक, उसे हम दिखाना चाहते हैं, किसका यूज करके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बैंकिंग। जो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करते हैं बैंकिंग में, उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इफेक्टिवली। तो ये तो हमारा गलत है ना, ये तो हमारे लिए एक एडवांटेज हो गया, हमें डिसएडवांटेज निकालना है। इट ऑल्सो प्रोवाइड इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स, तो ये भी गलत, ये भी हमारा, ये तो एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज थोड़ी है, इसलिए गलत है। इट डज नॉट ऑलवेज अकाउंट फॉर आउटलाइनर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज, ये है हमारा एक डिसएडवांटेज, कि ये क्या करता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज को स्टैटिस्टिक्स कभी भी अच्छे से समझ ही नहीं पाता। क्यों, हम निकालते हैं मीन, मीन निकल कर आता है बीच में। हम निकालते हैं क्या, मोड, मोड होती है एग्जैक्ट बीच की वैल्यू जो डेटा को दो भागों में बांटे। सॉरी, मोड आपका क्या होता है, मोड होता है जो आपका सबसे ज्यादा बार जो डेटा रिपीट होता है। मीडियन क्या होती है, जो आपके डेटा को दो भागों में बांटे। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये बीच में आती हैं, ये कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, जो सबसे पहले होती है या सबसे बाद में होती है। ये जो हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, ये कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसिडर ही नहीं कर पाता, इसलिए यही आपका एक डिसएडवांटेज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट, टू जनरेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ओनली, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट है मैनेजमेंट की, वो स्टैटिस्टिक्स का काम नहीं है, वो अकाउंटेंसी का काम है, इसलिए ये हमारा पर्पस है ही नहीं डेटा कलेक्शन का। टू जनरेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ओनली, अगर हमें सिर्फ एनालिसिस करनी है, क्या उसके लिए ही हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, नहीं। टू कैप्चर रेलिवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, यही आपका करेक्ट आंसर। जो हम रेलिवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं डिसीजन बनाने के लिए, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए, उसके लिए ही हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं फॉर बैंकिंग पर्पसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा व्हाट इज द रोल ऑफ क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं हमारे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इनका रोल क्या है क्लास इंटरवल का क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में, हमें वो समझना है। टू रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली, नहीं। टू कैलकुलेट मीडियन एंड मोड, नहीं। टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ डेटा सेट, नहीं। टू ग्रुप डेटा इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज बेस्ड ऑन रेंज, करेक्ट है, यही है। क्यों, क्योंकि हम डेटा को मीनिंगफुल कैटेगरीज में डाल रहे हैं रेंज के बेसिस पे। यहाँ पे आपकी रेंज क्या हो जाएगी, 10 - 0, ये हो जाएगी आपकी रेंज, सॉरी, ये तो हो जाएगी आपकी क्लास हाइट आएगी, क्लास साइज आएगा। रेंज क्या होता है आपका, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो यानी 30 - 0, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे रेंज। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल्स को क्रिएट करते हैं। क्लास इंटरवल कितनी क्लास होनी चाहिए, इसका हमने क्या फॉर्मूला सीखा था एमसीक्यू मैराथन में, उसका हमने फॉर्मूला सीखा था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। इससे हमें मिलता है क्या, क्लास साइज मिलता है। और अगर हमें ये जानना हो कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी चाहिए, उसके लिए करते हैं हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लास साइज, कितना हमें क्लास साइज चाहिए। ये दो फॉर्मूलाज का यूज करके हम निकाल पाते हैं कितना क्लास साइज होना चाहिए या कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। एंड विद दिस क्वेश्चन आज का ये जो सेशन होता है वो यही एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। इफ यस, then please hit the like button, subscribe to this channel. Also, please join this Telegram group using this QR code for all the further updates, PDF, and link related to these sessions. Thank you so much, everyone, for attending this session. Please comment down your reviews so that we can deliver the content more effectively. Thank you so much, everyone.